नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की है। जलागम और पेयजल विभाग के साथ ये समीक्षा बैठक की गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों से इन तमाम योजनाओं का फीडबैक लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक लिया। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। जलागम और पेयजल विभाग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं, इन विभागों की समीक्षा बैठक सचिवालय में हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक समय समय पर करते रहते हैं। आज जलागम और पेयजल विभाग की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट किया है। इस पर समीक्षा बैठक हुई, अधिकारियों से इसका फीडबैक लिया गया। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जलागम और पेयजल विभाग से संबंधित योजनाएं हैं, उन पर भी फीडबैक लिया गया है। तो सीएम ने अधिकारियों से इन तमाम चर्चाओं के बीच फीडबैक भी लिया। उन्होंने पूछा कि जो कार्य चल रहे हैं इन विभागों की ओर से, उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, उसको भी दीजिए। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि जलागम और पेयजल विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में इनकी योजनाओं को धरातल पर तेजी के साथ उतारा जाए। अब क्योंकि गर्मियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में इन दोनों विभागों की जो बैठक है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलागम और पेयजल विभाग के साथ ये बैठक हुई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जलागम और पेयजल की जो बैठक यहाँ पर हुई है, और क्या महत्वपूर्ण चर्चा इस पूरी बैठक में हुई, क्योंकि अब गर्मियां भी आने वाली हैं, धीरे धीरे गर्मियों की शुरुआत हो रही है। इन विभागों की जो जिम्मेदारी है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से? जी बिल्कुल। देखिए रवि, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है, तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी की किल्लत होना शुरू हो जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसको लेकर के बैठक भी ली है और तमाम अधिकारियों को मौके पर भी बुलाया था। और आज की बैठक में काफी अहम जो निर्णय है वो भी लिए भी जा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बैठक में कहा है कि सभी लोगों को पानी मुहैया भी कराया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि गर्मी बढ़ते गिरने के साथ ही पानी की किल्लत होना शुरू हो जाती है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे में आज जलगाम और पेयजल विभाग के साथ ये बैठक की गई। और इसमें सबसे खास बात यह भी है रवि, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, हर घर नल, हर घर जल और जल से नल, तो कहा जा सकता है कि उसको लेकर भी समीक्षा बैठक की गई कि आखिर कितने लोगों तक अभी पानी पहुंचा दिया गया है और कहां कहां पर अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। क्योंकि प्रदेश में चारधाम यात्रा भी जल्दी शुरू होने वाली है और चारधाम रूटों पर किसी तरह की पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर के विशेष फोकस रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। और सभी अधिकारियों को ये कहा गया है कि कहीं भी अगर जल की कमी होती हुई नजर आई तो अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। यानी कि अधिकारी भी चौकन्ना रहे, कहीं पर पानी की किल्लत ना होने दे और पेयजल की व्यवस्था चाक चौबंद रखें, ताकि जो यात्री आए या फिर गर्मी के समय में जो पहाड़ में जो लोग रहते हैं, जिनको कई बार दिक्कतें होती हैं, उनको दिक्कतें ना हो, उसको लेकर भी कहा गया है कि नजरें भी बनाए रखें और व्यवस्थाएं को दुरुस्त भी रखें। ठीक है विशाल, विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की के लक्ष्मी नारायण घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रुड़की में मां गंगा की आरती का अच्छा प्रयास किया गया है। हम अपनी सरकार में रुड़की गंग नहर को वाटर स्पोर्ट्स में एरिया के रूप में डेवलप करना चाहते थे, लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा। पहली बार नहीं, माँ गंगा की आरती तो मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा की होगी। हाँ, रुड़की में पहली बार अब प्रारंभ भी अभी हुई है, इसलिए अच्छा प्रयास है और इसलिए आज मैं भी सम्मिलित हुआ। अच्छा लगा। ये घाट सब बनवाए गए थे हमारे समय में, सब शुरुआत हुई थी ये मंदिर के लिए। मैं बल्कि वो हमारे सैनी साहब जो है, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लगे रहते थे। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश से हमने ये सब परमिशन करवाई और आज अच्छा लगा कि उसमें ये अच्छा बना रखा है पूजा करने के लिए, जो आगे ब्लॉक बना रखे हैं, अच्छा लगा। अच्छा, तो संघर्ष भी है, जो भ्रष्टाचार है दोनों की। अब भ्रष्टाचार तो हालत ये है, रुड़की में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि इतने दिनों से पुल खराब पड़ा हुआ है सोलानी का, उसको ये ठीक नहीं कर रहे। रास्ता जो वैकल्पिक पुल नहीं बना रहे और कुछ कहाँ से कहाँ पे जब शुरू हो जाएगा तब देखेंगे ना। तब आप भी यही हैं। देहरादून के हरिद्वार बाईपास रोड पर कारगिल क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर कूड़े के पहाड़ से जनता परेशान है। जनता की समस्या को देखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मौके पर पहुंच नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून को
शहर स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उसके बाद भी यहां शहर के बीचों बीच धर्मपुर विधानसभा में कारगी और ब्राह्मणवाला क्षेत्र के बीच में नेशनल हाईवे पर इस कूड़े का पहाड़ खड़ा है। कई साल से कूड़े के ढेर से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई विधायक, सांसद या मेयर सुनवाई के लिए तैयार नहीं। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है देहरादून की शहर स्मार्ट सिटी जिसको घोषित किया सरकार ने। हजारों करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद यहाँ शहर के बीचों बीच धर्मपुर विधानसभा में यहाँ पर कारगी और हमारे ब्राह्मणवाला क्षेत्र के बीच में नेशनल हाईवे पर इस प्रकार से कूड़े का पहाड़ खड़ा करा हुआ है। 8 वर्ष हो गए हैं। इस कूड़े के पहाड़ से तमाम लोग यहाँ के परेशान हैं, तमाम लोग यहाँ के दुखी हैं और लगातार इस बारे में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बावजूद भी न तो विधायक, न यहाँ की सांसद, न यहाँ की सरकार, न यहाँ के मेयर, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं करी। आज मुझे तमाम लोगों ने कई दिनों से यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। लोगों के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ और नज़ारा देख करके जितनी दुर्गंध यहाँ से उठ रही है, पूरे इस क्षेत्र में कई वार्ड हैं जो इससे प्रभावित हैं। यहाँ पर बताया कि स्कूल है सोशल बलोनी पब्लिक स्कूल, उसके कई बच्चे यहाँ पर बीमार होते हैं हर साल। यहाँ से गुजरने वाले लोग, ये नेशनल हाईवे है, किस प्रकार से संकरा ये पूरा रोड हो गया है और किस प्रकार से यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, ये सारी परेशानियाँ हैं। इसको लेकर के मैं यहाँ पर आया था, मैंने पूरा संज्ञान लिया है, लोगों से बातचीत करी है। अब मैं यहाँ के मेयर से भी बात करूँगा, यहाँ की सरकार से भी बात करूंगा। सरकार से इसलिए बात करनी है कि स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर शहर के बीचों बीच इस प्रकार से कूड़े का पहाड़ बीमारी फैला रहा है शहर में, तो बड़ी चिंता की बात है और हम इसको बर्दाश्त। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर ने अपनी छवि खराब करने की साजिश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उर्मिला सनावर पर फर्जी वीडियो एडिट कर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर का कहना है कि उर्मिला सनावर लगातार झूठी अफवाहें फैला रही है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दावा किया कि महिला अपनी फेसबुक आईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और बिना किसी कानूनी आधार के उन्हें अपना पति बता रही है। महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरा नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती, वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो, उसका तलाक ना हो, तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मेरी सामाजिक छवि, मेरी राजनीतिक छवि को जो दुष्प्रचार करके खराब करने का काम किया जा रहा है, मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा, मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को, जो गिरोह बनाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला क्षेत्र के लोगों की ओर से लगातार सार्वजनिक जगहों में धूम्रपान की शिकायतें मिल रही थी, जिसका संज्ञान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी श्रीनगर, थाना प्रभारी लक्ष्मण झूला और स्वास्थ्य विभाग के लक्ष्मण झूला क्षेत्र के धर्मशालाओं, होटल, कैफे के संचालकों के साथ बैठक हुई, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत जनता के द्वारा बार बार ये शिकायत दर्ज करवाई जा रही थी कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट के द्वारा सार्वजनिक स्थलों, गंगा तट पर बैठकर और कई होटल्स, कैफे इत्यादि में स्मोकिंग की जाती है, जो कि माँ गंगा की मर्यादा के खिलाफ है और साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी वो एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज सभी होटल्स, कैफ़े संचालकों के साथ हमारी बैठक की गई है। हमारी मेडिकल टीम्स और पुलिस की टीम्स के द्वारा भली भांति सभी को ब्रीफ किया गया है कि किसी भी प्रकार से गंगा तट पर बैठकर और गंगा तट पर बने हुए सभी होटल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट में जो ओपन में स्मोकिंग की जाती है वो प्रोहिबिटेड है। यदि किसी कैफ़े, रेस्टोरेंट्स या फिर सार्वजनिक स्थलों पर किसी व्यक्ति के द्वारा इस धूम्रपान किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की कोर्ट एक्ट में कार्रवाई की जाएगी
और सभी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ के संचालकों को भी बताया गया है कि यदि उनके कैफ़ेज़ में ओपनली अगर स्मोकिंग की जाती है तो इनके विरुद्ध भी कोर्ट पैक्ट में कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि कृपया करके आप अपने रेस्टोरेंट से अपने कैफ़ेज़ में स्पेशल स्मोकिंग जोन बनाएं, जहां पर कोई व्यक्ति यदि स्मोकिंग करना चाहे तो वहां पे जाके करें। केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है, लेकिन राज्य के किसानों को कितना फायदा मिल रहा है और किसानों के लिए क्या खास होना चाहिए, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से किसानों के हित में कार्य हो भी रहे हैं राज्य में, और आप लोग किस तरह से आवाज़ भी उठा रहे हैं कि किसानों को क्या बेहतर व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए? मैं सोमनाथ शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। मेरा कहना है कि हमारे उत्तराखंड में जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए कृषि भूमि के पे जो ट्यूबवेल वगैरह चलाए जाते हैं उनकी बिजली फ्री होनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वगैरह अन्य राज्यों में भी हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही व्यवस्था किसानों के लिए होनी चाहिए। और एक मेरा कहना है कि जो भी हमारे किसान भाई सब्जी मंडी, फल मंडी में आते हैं अपने फल लेके, सब्जी लेकर के, उनसे यहाँ अवैध वसूली कमीशन के नाम पे चल रही है, जो 6.5%, 7%, 8% तक भी ले लेते हैं। उसकी कोई रसीद पर्चा कुछ नहीं है, जबकि ऐसा किसी भी मंडी में कहीं पर भी नहीं है। मेरा सरकार से कहना है कि इस तरह का जो अवैध ये कमीशन खोरी यहाँ पे चल रही है, इसको तुरंत बंद किया जाए। अच्छा, क्योंकि किसान जो हैं जब फल फ्रूट्स लेकर के आते हैं मंडी के लिए, तो उनसे अवैध वसूली का जो मामले सामने आते हैं, क्या इसको लेकर के आप लोगों ने ये मामले उजागर नहीं किए, या फिर आपने कहा नहीं किया आखिर किस वजह से उनसे ये अवैध वसूली की जाती है? ये हम लगभग 2 साल से ज्ञापन भी दिए हैं, और पिछले साल हमने मंडी में धरना प्रदर्शन भी किया था, तालाबंदी भी की थी, जिसमें हमारे उत्तरकाशी के किसान जो सेब उत्पाद करते हैं उनका परमिट था। उस परमिट की वजह से हम लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन सब कुछ किया, तब जा कर के उनका परमिट मिला, जबकि कई सालों से उनका परमिट रुका पड़ा था वहाँ पर। और ये मांग भी हमने उठाई थी कि वहाँ पर जो है ये जो अवैध कमीशन लिया जा रहा है उसका कोई रसीद पर्चा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें बंद की जाएँ, जबकि किसानों से कहीं पर भी कोई भी ऐसा कमीशन नहीं लिया जाता है। और सुविधा के नाम पर मंडी में किसी प्रकार की भी कोई सुविधा नहीं है। जो बाहर से किसान आते हैं उनके लिए कोई शौचालय या उनके लिए कोई विश्राम घर है, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है। सभी किसान भाई बड़े परेशान होते हैं और अवैध वसूली देकर भी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी इस तरह की अवैध वसूली या वहाँ की जो बद इंतजामी है उन सब पे ध्यान दिया जाए, और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो पहले की तरह ही हमें फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे, और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अच्छा भाई साहब, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुना करना है, सरकार का लक्ष्य भी है, क्या वो लक्ष्य भी साफ होता हुआ नज़र आ रहा है? क्या किसानों की आय दोगुनी होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, सरकार कहती है, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा नज़र आया नहीं कि जिससे किसानों की आय 2 गुनी या 4 गुनी होती हो। अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो किसान को MSP गारंटी कानून, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो लागू किया जाए, तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई किसानों की आय 2 गुनी होगी। जो भी समर्थन मूल्य हो उससे कम कोई भी व्यापारी किसान से ना खरीदे, और अगर समर्थन मूल्य के हिसाब से इनकी उपज का सही दाम इन्हें मिलेगा तो आय जरूर 2 गुनी भी होगी और बिल्कुल बढ़िया काम चलेगा। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। अरुण जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन से प्रवक्ता भी हैं। अरुण जी, जिस तरह से किसानों को एक तकलीफ़ ये भी रहती है कि उनका गन्ना समय पर नहीं उठाया जाता है या वो पूरा क्लियर नहीं कर पाते, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोग देखते भी होनी चाहिए कि शुगर मिल वगैरह में उनका गन्ना आसानी से पहुंच सके? यहाँ सरकार के कुछ अधिकारी कर्मचारी आपस में सामंजस्य नहीं है। पुलिस के लोग जो है भाई, राजधानी होने की वजह से दिन में गन्ने का जो पछुआ दोनों का गन्ना आ नहीं पाता,
तो दिन में ट्रक नहीं चलते, रात को इतना चक्कर मार नहीं पाते, तो उठान कम होता है। इसलिए पछुआ दून में गन्ना उठाने की बहुत बड़ी समस्या है इस शहर की। हमने कप्तान साहब से, अजय सिंह से मिल के उन्होंने कहा भी, तो उन्होंने कहा कुछ करें भाई स्कूल के समय। अब वो भी क्या करें, भीड़ होती है, तो ये समस्या है। तो वही सड़क वड़क बने, आवागमन का साधन अच्छा हो, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। मेन जो समस्या यहाँ देहरादून में हमारे, वैसे तो पूरे उत्तराखंड के तो अलग है, एक तो कृषि यंत्रों पे यहाँ छूट कम है, पहाड़ पे ज़्यादा है, उसे बराबर किया जा। दूसरे जो भू माफियाओं पे अंकुश लगा जा। हमारे सरकार के कर्मचारी अधिकारी, हमने पेवर के नाम लिया, पुलिस के IPS अधिकारी भी भू माफियाओं से मिले, किसानों को परेशान करें। एक भाई की खरीद ली, दूसरे भाई को अर्जी फर्जी पुलिस से मिलकर केस डलवाएं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और पूरे देहरादून में, विशेषकर पछुआ दून में आम के पेड़ कट गए, फलदार पेड़ कट गए, 100 पेड़ कट गए। हमने SDM को बुला के गिनवाई भी, मगर होता कुछ नहीं। आप अभी पैसे दो, एक पेड़ की अनुमति लो, 20 काट लो। सरकार को हमने कई बार ज्ञापन भी दे दिया, मगर कुछ नहीं। अब जो है वन विभाग, देखो नाम तो बदनाम है पुलिस विभाग का, मगर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं तो वन विभाग में है। उनसे ही किसान परेशान है, वो कहीं भी है। खुली लूट है, कुछ भी दो, पैसे दो। जो पेड़ काटने वाले हैं ना ठेकेदार, और वो उन्हें पैसे दो और वो कुछ भी कर लो उनके साथ। अच्छा, किसानों का क्या पेमेंट समय पर हो रहा है? क्योंकि जब वो किसान गन्ना अपना देते हैं और ये चाहते भी हैं कि समय पर उनका भुगतान हो सके, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है और अन्य व्यवस्थाएं भी उनको संभालनी है, तो क्या समय पर किसानों का भुगतान हो पा रहा है इस बार? हाँ, देखो हम इसके लिए जो है सौरभ बहुगुणा जो हमारे गन्ना मंत्री हैं, इनका धन्यवाद देंगे। हम उनसे मिले और उनका, वो व्यवहार कुशल आदमी है, जो कहनी मछली के बच्चे को तिरना कौन सिखाता भाई, खानदानी पॉलिटिशियन है, तो उनका धन्यवाद है। उन्होंने उत्तराखंड में सही हो रहा पेमेंट, केवल इकबालपुर शुगर फैक्ट्री के लिए। मैं देखो उसमें पिछले कई वर्षों मुकदमे चल रहे, मगर सौरभ बहुगुणा जी ने इसमें किसानों का साथ दिया और मिल के बहुत अच्छा रास्ता है, पेमेंट सही हो रहा। उसके लिए हम जो है देखो कमी भी गिनाते हैं, मगर हमारा संगठन जो है सरकार से मिलकर चलता है, उसके लिए जो है सौरभ बहुगुणा जी का धन्यवाद भी है। बिल्कुल अरुण जी, बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ मौजूद भी थे और तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। खबर डोईवाला से है, जहां लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बनाए गए ब्रेकर से बाइक सवार चोटिल हो गए। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आए दिन हादसों को अंजाम देता आ रहा है। ऐसे में टोल प्लाजा पर बनाए गए ब्रेकर से बाइक सवार चोटिल हो गए। बता दें कि 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत के बाद पिछले 30 मार्च को राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने टोल बैरियर को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी डोईवाला ने NHAI और जनप्रतिनिधियों के बीच वार्ता की थी। इस वार्ता के बाद NHAI ने कल सुबह लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बड़े बड़े ब्रेकर लगाए, लेकिन कल ही रात में कुछ बाइक सवार उन ब्रेकरों से टकराकर घायल हो गए। हादसे के बाद आज सुबह उन ब्रेकरों को अब हटा दिया गया। हमारी मांग थी कि इस टोल बैरियर को जड़ से उखाड़ा जाए, जो हमारी मांग है। और जिस तरीके से वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाए गए और ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनाए गए, तो कल जैसा सबने देखा कि कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। 2 व्हीलर जो स्पीड से दूर से आ रही है, उनको अचानक से ब्रेकर नहीं दिखा तो कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और हमारे युवा कांग्रेस NHAI के साथी भी वहाँ पहुँचे, जिन्होंने जाकर लाइव वीडियो भी बनाए एक्सीडेंट के। तो हमारी तो अधिकारियों से, टोल अधिकारियों या NHAI से एक ही बात है कि इस टोल को जड़ से उखाड़ा जाए। अगर आपको स्पीड ही रोकनी थी तो या तो आप बैरिकेड्स लगाते और दूर से आपके कुछ बोर्ड्स लगने चाहिए थे कि टोल नज़दीक है, आप स्पीड कम कीजिए। तो इस तरीके की कोई काम होना चाहिए था, मगर सिर्फ ब्रेकर बनाने से तो और दिक्कत ही होती है। आज हमने देखा कि सुबह अब आनन फानन में NHAI वालों ने अभी उस ब्रेकर को उखाड़ दिया है। तो हमारी तो एक ही मांग है। SDM से हमारी कल मीटिंग भी हुई थी और 15 दिन का समय उन्होंने हमसे मांगा है। अब 15 दिन की हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस आंदोलन को तेज़ करेंगे। देखिए, कल रात हमें एक सूचना मिलती है फ़ोन पे कि यहाँ इन्होंने जल्दबाजी में जो ब्रेकर बनाए हैं नेशनल हाईवे वालों ने, उनकी वजह से घटनाएं लगातार हो रही हैं। जो भी देहरादून से स्कूटी वाले आ रहे थे और गाड़ी, बाइक, कार वाले, वो लगातार गिर रहे थे वहाँ पे। तो और जिसकी वजह से इन्होंने कोई ना बोर्ड लगा रखा था, शाइन बोर्ड की, यहाँ पे ब्रेकर बनाए हैं कुछ भी, और किसी तरीके इन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह नहीं की। तो जब हमारे एक साथी का फ़ोन आया तो हम वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही हम पहुँचे, वहाँ लगातार हमारे सामने 3-4 लोग
गाड़ियों से तुरंत मतलब बहुत तेज़ी से गिरे। एक के तो शायद हमें जिसे क्या उसकी हालत लग रही थी उसका शायद पैर फ्रैक्चर होगा, रात हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। और तो हमने वहाँ पे जब देखा ये हाल कि जल्दबाजी में जो इन्होंने नेशनल हाईवे ने ब्रेकर बनाया, बहुत मोटे मोटे ब्रेकर बनाए हैं और उनका कोई मतलब नहीं था वहाँ बनाने का, क्योंकि स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं और स्पीड से गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं हो पाती। जब गाड़ियाँ तेज़ी से आ रही थी तो वो ब्रेकर के ऊपर जैसी पहुँचती हैं वो गिर जाते। तो ऐसे में हमने फिर नेशनल हाईवे का उनको बुलाया, जो उनके अधिकारी थे उनको बुलाकर वहाँ पे बैरिकेडिंग लगवाई और उन्होंने अभी सुबह जल्द आनन फानन में वो ब्रेकर सुबह हटा दिए हैं। तो ऐसे नेशनल हाईवे के काम हैं जो, और हमारी लगातार यही मांग है कि ये ऐसे काम जो कर रही है नेशनल हाईवे ये बंद करे और ये टोल जो लच्छीवाला में जो गलत तरीके से बनाए इसको हटाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत घटनाएं हो चुकी हैं और आगे हमें घटनाएं और नहीं देखना चाहते, इसलिए जल्द से जल्द टोल। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चंपावत के लड़ीधुरा के जंगलों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जंगल के बहुत बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तेज हवाओं ने एक बार फिर से आग को भड़का दिया है। फिर यहाँ पर जंगल धू धू कर जलने लगे हैं। लड़ीधुरा सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया, सूचना मिलते ही लड़ीधुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच के सदस्य आग बुझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तेज हवाओं के चलते किसी ने भी आग बुझाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बताया कि आग लगने से वन संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।